जय हिंद, नमस्कार आप सभी को। चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं जैसे सीजीएल का जो पेपर 2 है खोटा लैंग्वेज, उसका कविता भाग का जो दामोदर कोराएँ हम लोग को पढ़ना है उसको देखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। पहला चैप्टर है दामोदर कोराएँ। दामोदर कोराएँ मतलब दामोदर कोराएँ का अर्थ होता है दामोदर के गोद में। इस कविता का जो लेखक है वो है शिवनाथ प्रमाणिक। शिवनाथ प्रमाणिक का जन्म 13 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता है मुरलीधर प्रमाणिक और इनके माता है तिनकी देवी। दामोदर कोराएँ का जो प्रकाशक है वो है छोटा नागपुर खोटा कमेटी बोकारो। और इस पुस्तक की जो भूमिका लिखे हैं वो है डॉक्टर ए.के. झा। और दामोदर कोराएँ का जो प्रकाशन हुआ था, इसका प्रकाशन हुआ था 1986 ईस्वी को। इस पुस्तक का कथा वस्तु लिखे हैं शांति भारत। और इस पुस्तक का जो प्रस्तावना लेखक है वो है डॉक्टर ए.के. झा। चलिए देखते हैं। इसके अलावा शिवनाथ प्रमाणिक की अन्य रचनाएं देखते हैं। पहला है रुसुल पुटूस, इसका प्रकाशन हुआ था 1985 ईस्वी को। और तातल और हेमाल, इसका प्रकाशन हुआ था 1998 ईस्वी में। दोनों कविता संग्रह है। देखते हैं। दामोदर कोराएँ खोटा के एक ऐसा काव्य है जिसे कुल 6 सर्गों में बांटा गया है। मतलब कि दामोदर कोराएँ को कुल 6 सर्गों में बांटा गया है। उसमें से पहला सर्ग है मेला, दूसरा सर्ग है सरंची कमल, तीसरा सर्ग है राजवैद्य, चौथा सर्ग है हून, पांचवा सर्ग है अमर चट्टान और छठा सर्ग है हड़प्पा। दामोदर कोराएँ से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व देखते हैं। पहला व्यक्तित्व कौन है, जो इसमें जो प्रमुख पात्र है, इसमें जो प्रमुख व्यक्तित्व है उसको देखते हैं। तो पहला व्यक्ति है सरंची कमल, दूसरा है कमल केतु, तीसरा है काल केतु, चौथा है धूमा, पांचवा है मिहिरकुल, छठा है सुगना मांझी। ठीक है। अब देखते हैं सरंची के बारे में कुछ जानकारी। सरंची एक घटवाल की बेटी रहती है या वनवासी रहती है। वनों की रक्षा, लोगों की रक्षा, सत्य के मार्ग पर चलने वाली रहती है। आप देखते हैं कमल केतु के बारे में। कमल केतु राजा काल केतु का बेटा रहता है। सरंची से विशुद्ध प्रेम करता है। अपने पिता के स्वभाव से ठीक विपरीत दयालु, वनवासियों से प्रेम, सत्य का साथ देने वाला होता है। देखते हैं तीसरा व्यक्ति काल केतु। यह मगध साम्राज्य का शासक रहता है। मतलब कि ये कमल केतु का पिता रहता है काल केतु। या वनवासियों से नफरत करता है। वनवासियों को कई तरह की यातनाएं देता है। यह एक कट्टर शासक रहता है। देखते हैं चौथा व्यक्ति है घुमा मगध का राजवेद रहता है। यह कमल केतु और सरंची का समर्थक रहता है। चलिए देखते हैं पांचवा व्यक्ति रहता है मिहिरकुल या हुनों की सेनापति। मतलब मिहिरकुल जो रहता है या हुनों की सेनापति रहता है, जो मगध के ऊपर काल केतु के समय शासन काल में आक्रमण करता है और मगध को लूटता है। छठा व्यक्ति है सुगना मांझी। अंतिम समय में काल केतु अपना महल सुगना मांझी को सौंप देता है। अब देखते हैं उमादित्य को इस काव्य के आरंभ में ही दर्शाया गया है और बताया गया है कि मगध के इस शासक ने मगध साम्राज्य का विस्तार झारखंड तक किया था। मतलब ये गुप्त वंश से संबंधित थे। उमादित्य जो है वो काल केतु के पिता रहते हैं और कमल केतु के दादा रहते हैं। और ये मतलब कि गुप्त वंश से संस्थापक रहते हैं और ये मगध के शासक रहते हैं। मगध राज का विस्तार इन्होंने ही किया था। अब देखते हैं इस किताब में जो 6 सर्ग में बांटा गया है उसमें पहला सर्ग है मेला। तो प्रथम सर्ग है मेला। चलिए देखते हैं मेला सर्ग में क्या क्या वर्णन किया गया है, किस चीज़ का उल्लेख किया गया है। चलिए उसको हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। सर्ग ये मतलब मेला सर्ग स्टार्ट होता है। इस सर्ग में कहा गया है कि प्रकृति की गोद में बसा झारखंड वन, सखुआ, आम, जामुन, करंज, शिरीष, परास आदि विविध प्रकार के पेड़ पौधा भरा हुआ है। मगध साम्राज्य का राजा उमादित्य
अपनी बड़ी सेना लेके झारखंड के वन प्रदेश में आता है। बोकारो इस्पात नगर से लगभग 30 कोस उत्तर दिशा में दामोदर नदी कछार में बसा अंक्सर में आदिवासी और मगध सेना के बीच युद्ध हुआ। सीधे साधे जंगल के लोग मगध की अनुशासित सेना के सामने टिक नहीं पाए और हार गए। जंगल के बीच विदेशी मतलब डाकू बस गए। फिर है यहाँ अपना महल मंदिर स्थापित करके यहाँ के लोगों से मगध वासियों ने सहिया मित्रता मतलब कि होता है दोस्ती कायम किया। इसी अंक्सर में एक मेला अलग अलग जाति के लोग इसी अंक्सर में एक मेला लगा। अलग अलग जाति के लोग जमा हुए। व्यापारी लेन देन हुआ। इसी मेला में एक बौद्ध साधु आकर उपदेश देता है, सभी मनुष्य एक है, मनुष्य के अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं है। हमें प्रेम को अपनाना चाहिए तथा सांस्कृतिक मतलब कि शारीरिक हिंसा और मन की हिंसा का त्याग करना चाहिए, क्योंकि अहिंसा ही परम धर्म है। यही बुद्ध का संदेश है। यह सुनकर लोग बौद्ध धर्म को मानने लगे, हिंसा को छोड़ दिया, जिस कारण उनके परंपरागत हथियार जो था टांगा, भाला, तीर, धनुष, तलवार आदि में जंग लग गया। जन बलि, पशु बलि बंद हुआ, किंतु अब यहाँ पे त्रुटि का आधार जंगल को काटा जाने लगा। मतलब कि ऋषि का आधार जंगल को काटा जाने लगा। यहाँ के आदिवासियों पर तरह तरह के जुल्म किए जाने लगे। इस सर्ग का प्रमुख अंश है महुआ टो सराई करंज आम जामुन शीर्षक संग परास आपन मने पतंग वाहरेवा झारखंडिक वन। गुप्त वंशे गोड़ी दैके उमादित फुराई गेला सरगताय लागला राजाक पीढ़ी मेंतुक वन कटाई गेला। यहाँ देखते हैं महुआ, देखिए पहला वाला है कि महुआ डो सराई करंज, ये सब पेड़ का नाम है। आम जामुन शीर्षक संग परास आपन मने पतंग वाहरेवा झारखंडिक वन। मतलब यहाँ पे झारखंड वन का तारीफ हो रहा है इस सर्ग में, मतलब इस लाइन में। और दूसरा में देखते हैं गुप्त वंश से गौड़ी दैक, मतलब गुप्त वंश का गौड़ी दैक मतलब कि एक बुनियादी शुरुआत हुआ, बुनियादी ढांचा खड़ा हुआ। उमादित फुराई गेला, मतलब कि उमादित फुराई गेला। सरगताई लागल राजाक पीढ़ी, मतलब सरगताई लागल राजाक पीढ़ी मतलब कि विकसित होने लगा राजाक पीढ़ी। मेंतुक वन कटाई गेला, लेकिन यहाँ का जंगल झाड़ जो था वो कटा गया। तो कुछ अर्थ दिया हुआ है। संग मतलब होता है साथ, मतन मतलब होता है मग्न, ठीक है। गौड़ी दे के मतलब होता है नींव डालकर। फुलाई गेल मतलब कि चल बसा। सरगताई लागला मतलब विकसित होने लगा। मेंतुक मतलब होता है किंतु परंतु। इस तरह हमने पहला सर्ग खत्म कर चुके हैं। चलिए देखते हैं दूसरा सर्ग। दूसरा सर्ग सरंची कमल से स्टार्ट होता है। देखते हैं। महुआ के वन में एक कमल फूल की कोंढ़ी मतलब होता है पंखुड़ी की तरह गरीब घटवाहा के घर में सरंची का जन्म हुआ। सरंची का शिशुकाल धूल और मिट्टी में बीता। 16 साल में सरंची का यौवन महक उठा। एक बार सरंची वन के अंदर प्रवेश की। वहाँ का राजा का पुत्र कमलकेतु का दल पहुँचा हुआ था, क्योंकि एक आदमखोर बाघ का शिकार करना था। कमलकेतु ने जब सरंची जैसी सुंदरी को वन में देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। उस समय सरंची एक आम वृक्ष की छाया में सोई हुई थी। उसी समय घोड़े की हिनहिनाहट से वह जगी और एक वान छोड़ते हुए कहा, डेग बढ़ेलू मारबो कांड फाफर करबो करजी। चलिए देखते हैं इसका। डेग मतलब होता है कदम। यहाँ पे डेग मतलब होता है कदम बढ़ौले, मारबो कांड मतलब होता है तीर धनुष, ठीक है। फाफर करबो करजी मतलब कि छल्ली करबो करजी। तो इसका मतलब है कि अगर तुम आगे कदम बढ़ाएगा तो अपना तीर धनुष से तेरे करजी मतलब होता है कलेजा को तीर धनुष से, फाफर मतलब छल्ली कर दूंगा। यहाँ इसका अधिक कदम बढ़ाया तो तीर से मार कर कलेजा को छल्ली कर दूंगी, सरंची कहती है, ठीक है। कमलकेतु स्थिर होकर मन में कहा क्या ये नारी है?
क्या यह नर नारी है वन की देवी या गौतम बुद्ध की पुजारिन? बातों बातों में ही दोनों का परिचय हुआ। कमल केतु ने बताया कि मेरे पिता राजा काल केतु और मेरे पूर्वज उमादित्य है। मैं वनवासियों का रक्षक हूँ। इतना सुनते ही सरंची के शरीर में मानो आग लग गया। सरंची ने कहा, वनवासियों का रक्षक? क्या जंगली जीवों का रक्षक? क्या तुम तो उसी राजा के बेटे हो जिसने वन काट डाला, मातृभूमि का वस्त्र को हरण किया, माँ और मिट्टी को नंगा किया। वही उमादित्य तुम्हारा पूर्वज है जो वनवासियों के मांस को नोचने का काम किया। वाद विवाद के बाद दोनों के बीच जो भी शंकाएं थी वो मिटी। ठीक इसी समय आदमखोर बाघ पुटूस में चहलकदमी किया। ठीक है, एक साथ सरंची कमल के बाण छूटे। बाघ झपटकर कमल को घायल कर दिया, लेकिन सरंची के बाण से बाघ ने दम तोड़ दिया। सरंची दूध घास के रस को निकालकर कमल केतु के बहते खून पर लगाया। खून बहना बंद हुआ। पुटूस की सूखी लकड़ी के टुकड़ों को जलाकर कमल के घाव को सेकने लगी। रात हो चला। सुबह कमल केतु के साथी आए। कमल और बाघ को राजमहल लेकर गए। सरंची देखती रह गई। वह भी घर वापस लौटी एक सुंदर कल्पना के साथ। अपनी आंखों के आंसू को पोंछकर मन में एक उमंग पालने लगी। उसके हृदय में भी राजकुमार कमल के प्रति प्यार पनप उठा। इस सर्ग के प्रमुख अंश है, एक नारिक जन्म भेल बोन महुआ रे, कमल केतु ने कमल फूले कोंडी नियर जन्मल घटवाहा घरे। मतलब कि एक नारिक जन्म भेल बोन महुआ रे, कमल फूले कोंडी नियर जन्मल घटवाहा घरे। सरंची नामे बोन बालिका खेले हरनेक जोरे, कोकिल तरी मधुर कांठे गावे मधुर सुरे। तोर बापे जंगल काट देल माटिक परघइन उड़वैया, माय माटिक नंगट कर देल उमादित्य तोर पुरखा। वन मांस नोचल तोय डोरा करबे रेखा। बाप हमर राजा काल केतु उमादित्य हमर पुरखा, नावे कमल केतु हमर काम रमासिक रेखा। घरे घुर सरंची गेली सुपट कल्पना संग, मैस लेलिक आँखिक लोर मने आइल बेस उमंग। यहाँ पे कुछ कठिन शब्दों का हिंदी अर्थ दिया हुआ है। ये ठीक का मतलब कि ठीक का उल्टा खराब होता है, निमन का उल्टा बेकार होता है, कोकिल मतलब कोयल होता है, रेखा मतलब रक्षा करने वाला होता है, नंगट मतलब नंगा, परिधान मतलब परिधान वस्त्र, नावे मतलब नाम, सुपट मतलब स्पष्ट। इस तरह हम लोग भाइयों बहनों, इस तरह हमने आज देखा कि प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग और द्वितीय सर्ग को ख़त्म कर चुके हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि तृतीय सर्ग, चौथा सर्ग, पांचवा सर्ग और छठा सर्ग का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले तो प्लीज़ एक बार ये सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद।